एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता, माई सेल्फ अंकिता शर्मा। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो आपका काफ़ी डिटेल में होगा SN1 और SN2 का डिस्कशन, जिसमें हम पहले SN2 पे डिस्कशन करेंगे। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो दो पार्ट में उसको पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 में और उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में जिसमें मैं कवर करूँगी आपके सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसके केस में पहले सबस्ट्रेट लिया है, रिएजेंट से कोई भी रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, इस सबस्ट्रेट में कोई चेंज आएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसमें आपने इस कंडीशन में सॉल्वेंट ले रखा है, कंडीशन होगी या कोई प्रेशर होगा रिएक्शन का। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया है। एल्काइल हैलाइड आपके न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स जो है वो रिप्लेस हो रहा है इस न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, माइनस वाले से, NU माइनस वाले से। न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस लिखते हैं, तो इससे रिप्लेस हो रहा है। तो ये एक्स कैसे जाएगा, एक्स माइनस से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और क्या बना रहा है, RNU और प्लस एक्स माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसके लिए ये सारे पाथ है, ठीक है, या तो SN1 से प्रोसीड करेगी, या SN2 से, या SN2 प्राइम से, या SNI से। I इज योर इंट्रामोलिकुलर। ये बुक्स हैं और इनसे ही ये आपके जो भी एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा वो इन्हीं सारी बुक से है। पीटर स्काइस, क्लेडन, जेरी मार्च, कैरियन सैनबर्ग और कैरेथस आप देख सकते हो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये सारी बुक मैं रेफर करूंगी फॉर योर रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपने SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो ये CX का अगर ये सिग्मा है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, राइट, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा का अगर ये बेसिकली आपका इस तरीके का ओवरलैप है, तो इसका ये सिग्मा स्टार कहाँ होगा, जस्ट इसके पीछे, CX का सिग्मा स्टार। ठीक है, ये इसका अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार इसका पीछे होगा, राइट। तो यहाँ सिग्मा स्टार में ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आपने इलेक्ट्रॉन डालता है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखो, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें आपका, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, इसी वजह से इसको ब्रोकन फॉर्म पे दिखाया गया। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल से धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा है और हेलोजन से आपके बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जो यहाँ आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन पे देखो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये प्लेनर में है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो दिख रहा है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल में आ रहा है आपके कार्बन के, इसी वजह से sp2 प्लस p रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, कि p ऑर्बिटल में ही चेंज आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के केस में, आप देखो तो जो ये आपका रिएक्टेंट है, इससे यहाँ X हटा है और डायरेक्टली बस उसके पीछे साइड से, मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा और बाकी ये सारी चीजें क्या है, जस्ट इन्वर्ट होके उस साइड लगा दी गई हैं। ठीक है, इन्वर्ट होके इस साइड लगा दी गई। ठीक है, अरेंजमेंट सेम है, हैलोजन इधर साइड लगा हुआ है और ये X यहाँ से हटा, न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैच हो गया। तो बाकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर ही है, ड्यूटेरियम सेंटर पे ही है और मिथाइल डाउन साइड पे। तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलोजन के अपोजिट साइड से आया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो X है वही क्यों निकला। X इस वजह से निकला क्योंकि CX का बॉन्ड क्या है, पोलर है, क्योंकि ये कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन पे क्या जनरेट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव और अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो CX का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि यहाँ तो देखो CC का बॉन्ड है, यहाँ CD का बॉन्ड है और यहाँ CH का बॉन्ड है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसी वजह से X आपका लीव कर रहा है। तो अगर CX का बॉन्ड वीक है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके सिग्मा CX की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे एनर्जी का डिस्कशन हुआ है, ठीक है, ऑर्बिटल एनर्जी का डिस्कशन हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप देखो ये जो तीन है बेसिकली आपकी, या तो ये इनमें से है, ठीक है, तीनों ये हैं। और सिग्मा CX की एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बॉन्ड क्या है, वीक है। ठीक है, और बॉन्ड जो वीक होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग उसका सिग्मा स्टार की एनर्जी होगी। ओके, और ये आपका एनर्जी सेंटर हो गया।
अब न्यूक्लियोफाइल की कहीं मैंने एनर्जी यहाँ पे मान ली, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी चाहो तो जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर को, ओके। तो मैंने यहाँ न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी मान ली और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा है, सिग्मा स्टार सी एक्स में, ठीक है। तो जब सिग्मा स्टार सी एक्स में डाल रहा है तो आप बताओ, सिग्मा सी एक्स में है, सिग्मा स्टार सी एक्स में जा रहा है, तो क्या ये सिग्मा सी एक्स का बॉन्ड बचा रहेगा? नहीं ना, ये वाला बॉन्ड तो क्या करेगा, टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ स्पेसिफिकली आप देखोगे तो ये हुआ है, जैसे आपका कार्बन हेलोजन था, ठीक है, इसके अपोजिट इसका यहाँ सिग्मा स्टार था। न्यूक्लियोफाइल आया, अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसने इसमें डाले, तो जो सिग्मा स्टार सी एक्स है वो अब क्या बन गया, वो बन गया सिग्मा सी एन यू, ठीक है। यहाँ पे तो सिग्मा, सॉरी, यहाँ पे तो आपका कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का ये बॉन्ड बन गया ना, ठीक है। जो आपका सिग्मा स्टार सी एक्स था वो आपका क्या बन गया, सिग्मा सी एन यू। और देखो यहाँ पे फाइनल बन के क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसका सिग्मा स्टार कहाँ है, जस्ट इसके सामने, ये अगर सिग्मा है तो ये इसका सिग्मा स्टार होगा। तो ध्यान दो, तो अब यहाँ पे जो आपका सिग्मा था वो अब क्या बन गया, सिग्मा स्टार बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑर्बिटल क्रॉसओवर होगा, ठीक है, ऑर्बिटल क्रॉसओवर होगा। तो जो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ आपके सिग्मा स्टार सी एक्स में है, तो सिग्मा स्टार सी एक्स की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और सिग्मा सी एक्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि सिग्मा सी एक्स क्या बन गया, सिग्मा सी एक्स बन गया आपके सिग्मा स्टार सी एन यू, ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। स्टार्टिंग में कितने थे, 8, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे कितने हैं, देखो तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, यहाँ हेलोजन से है, तो ओवरऑल क्या है, कार्बन के पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक्सेस है। तो ये कैसी ट्रांजिशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट है। फिर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा और फाइनली क्या करेगा, सिग्मा सी एक्स का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आपके सी एन यू से बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ओके। तो एस एन टू के केस में आप यहाँ लिख सकते हो कि एस एन टू के केस में जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ओके। अब आते हैं काइनेटिक्स देख लेते हैं, आपकी काइनेटिक्स क्या होती है एस एन टू रिएक्शन के केस में। तो एसएन टू रिएक्शन के केस में जो आपकी रेट होती है रिएक्शन की, वो आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पहले ही स्टेप में अटैक करता है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में ही वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जाके अटैक कर रहा है। स्लो ही स्टेप जो होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ओके। तो यहाँ पे ये जो रेट है वो दोनों पे ही डिपेंड करेगा, आपके सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे। इसी वजह से ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल 2 आएगा, ठीक है। इसके भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, राइट। अब आते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं इन द केस ऑफ SN2। तो यहाँ पे देखो, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। आपने न्यूक्लियोफाइल से इसका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराया, ठीक है, मतलब कोई रिएजेंट डाला, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या करेगा, उस समय धीरे धीरे क्या करेगी, एनर्जी उसकी कुछ बढ़ेगी, ओके। अनस्टेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा, एक्साइटेशन एक्साइटेशन होगा, टेम्परेचर की वजह से होगा, रीजन की वजह से होगा, या आप जो भी कंडीशन दे रहे हो उसकी वजह से आपका रिएक्टेंट की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, और बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगी, और जो वो मैक्सिमम लेवल है वही आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ओके। फिर जैसे ही आपका एक्स वाला बॉन्ड धीरे 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 करके लीव करेगा, वैसे क्या करेगा, तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ओके। अब आते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है वो आप कैसे बताते हो, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ इस केस में SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है, 0 इंटरमीडिएट होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, 1 होगी, ओके। अब आते हैं मेनली जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला है सबस्ट्रेट, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, थर्ड है लिविंग ग्रुप, एंड फोर्थ इज सॉल्वेंट। सबस्ट्रेट को फर्दर आप दो पार्ट्स में देखते हो, पहला स्टेरिक फैक्टर्स है और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स है। स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ओके। तो जिसमें आप स्टेरिक फैक्टर में देखोगे कि जो 0 डिग्री हैलाइड है वो फास्टर रिएक्शन देता है एज कंपेयर टू 1, 2 एंड देन 3 डिग्री,
ओके, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के ये लिख सकते हो कि क्या 1 डिग्री हैलाइड होता है और 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो अगर कार्बन से आपके क्या लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, और इस कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये होता है 0 डिग्री हैलाइड, ठीक है। अगर इसी कार्बन से, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, उससे एक कार्बन अटैच हो जाए, बाकी हाइड्रोजन ही रहे, ठीक है, तो उस केस में होता है 1 डिग्री हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, उसी कार्बन से अगर कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, और अगर 2 कार्बन अटैच हो जाए तो हो जाता है ये 2 डिग्री, और यही अगर 3 कार्बन हो तो होता है 3 डिग्री, ठीक है। स्टेट फैक्टर क्या होता है, रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो भी रिपल्शन आता है नेबरिंग एटम्स की वजह से, वही आपका स्टेरिक होता है, ठीक है, वही इसका स्टेरिक फैक्टर बताता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 3 मिथाइल है, ओके। मिथाइल मतलब क्या है, कार्बन से 3 3 हाइड्रोजन अटैच, राइट। तो इस तरीके से 3 है इस तरीके के ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ये इसका सिग्मा स्टार है, न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, बट न्यूक्लियोफाइल को क्या फेस करना पड़ रहा है, ये 3 3 मिथाइल। तो क्या इसके लिए पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसका भी कुछ अपना साइज होगा, है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये ऑलरेडी बहुत सराउंड किए हुए हैं इसके सिग्मा स्टार CX को, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। सबसे आसानी कहाँ होगी उसे अटैक करने में, यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा छोटा स्फीयर है हाइड्रोजन, ओके। जबकि मिथाइल के केस में क्या है, कार्बन, और फिर उसके ऊपर ये इस तरीके से, ठीक है। तो काफी ज्यादा क्राउडिंग है यहाँ पे, जबकि यहाँ केस में क्राउडिंग नहीं है। इसी वजह से 0 डिग्री हैलाइड क्या करता है आपका, जल्दी रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, देन सी, देन बी, एंड एट लास्ट ए। तो अब हम ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे भी देख लेते हैं। अभी तक स्टेरिक फैक्टर पे देखा, अब ट्रांजिशन स्टेट पे देख लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपका टीपीपी क्या होता है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है आपकी, टीपीपी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका ये है, ठीक है। अब ये कैसा है, ये प्लेनर है, ठीक है, ये एक है, 3 बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, आप समझने की कोशिश करना। अब न्यूक्लियोफाइल और यहाँ आपका ये मान लो हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ सकता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड को मैं डॉटेड अगर दिखाऊं तो ज्यादा बेटर होगा, राइट, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो आपके प्लेन में है, ठीक है, मोबाइल के प्लेन में है या आपके लैपटॉप के प्लेन में है, और न्यूक्लियोफाइल ये ऊपर से आ रहा है, और हैलोजन आपके मोबाइल के प्लेन के पीछे है, ठीक है। ये हैलोजन क्या है, मोबाइल के प्लेन के पीछे है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, वो इन 3 बॉन्ड से कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, क्योंकि जस्ट आपके मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जस्ट क्या बनाएगा, इन तीनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। उसी तरह से हैलोजन क्या होगा, आपके मोबाइल के प्लेन के पीछे है, तो ये भी क्या बनाएगा, इन तीनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से टीपीपी में 6 रिपल्शंस आएंगे एट 90 डिग्री, ठीक है। अगर यही आपका ये जो आपके ये प्लेनर मैंने ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे आप कुछ एटम अटैच कर दो, ठीक है, कोई आप ग्रुप अटैच कर दो जो कि बल्की हो। तो अगर ये बल्की ग्रुप हो जाए, जैसे R1 R2 R3, अगर ये बल्की हो जाए, उस केस में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर ये R1 R2 आपके हाइड्रोजन हो जाए, तो उस केस में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी यही कहती है कि रिपल्शन क्या हो, कम हो आपका, तभी आराम से रिएक्शन हो पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, अभी मैंने ऊपर जो आपको चीजें बताई, वो आपको उस बेसिस पे भी बताई, स्टेरिक फैक्टर से, और बेसिकली आपकी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट के ही बेसिस पे देखेंगे, ओके, कि ट्रांजिशन स्टेट किस किस में ज्यादा आपकी स्टेबल बन रही है, ओके। ट्रांजिशन स्टेट किस केस में इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल बन रही है। तो ए वाले केस में जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ इसका सिग्मा स्टार, ठीक है, सभी में वही चीज है कॉमन, और 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, सभी 1 डिग्री हैलाइड है।
डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है ये मिथाइल का, यहाँ पे आपका एल्कीन ग्रुप का और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप का। ओके, अगर यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है अगर कोई चीज, तो उसको क्या दे दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दें। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दोगे आप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सिग्मा से एक्सेप्ट होगा, मतलब सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट होगा, यहाँ पाई स्टार में। और हमें पता है कि सिग्मा स्टार में और पाई स्टार में, पाई स्टार वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से बेटर एक्सेप्टर कौन होगा, पाई स्टार वाला। अब यहाँ इन दोनों के केस में अगर आप देखो, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो पाई स्टार है, ठीक है, तो पाई स्टार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट है, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाली, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, राइट। तो सबसे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा, या फिर हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो पाई स्टार की एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी, पाई स्टार सी डबल बॉन्ड ओ या पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी। आपको ये बात पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो पाई स्टार सी डबल बॉन्ड वाले ओ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटर एक्सेप्टर वही होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो लूमो की एनर्जी आपके पाई स्टार सी डबल बॉन्ड ओ वाले की कम है एज कम्पेयर टू पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी। इसी वजह से बेटर एक्सेप्टर आपका कार्बोनिल होगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा सी, देन बी, एंड देन ए। यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आप ऐसे ऑर्डर बना लो ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, ठीक है, कि ये इसके लिए एनर्जी, ये इसकी है, और इसके वाले के लिए एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। सो ये बेटर एक्सेप्टर है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको ग्राफ दिया गया है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में होगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी 1, ये हो गई आपके सेकेंड वाले के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी 2, और ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड वाले के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे है, सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड वाले की है, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड वाले की, एंड देन फर्स्ट वाले की। अब बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की। तो सबसे ज्यादा किसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, तो अगर देखो आप तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो ट्रांजिशन स्टेट थर्ड, ये आपका पहला ग्राफ है मान लो, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकेंड वाले का, और ये थर्ड वाले का है, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन स्टेट की होगी, सबसे ज्यादा उस एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की होगी जिसकी आपको ग्राफ में दिख रही है ना, ये देखो एनर्जी क्या है, इसी वाले के लिए ज्यादा है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट थर्ड वाले की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 एंड देन 1, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे कौन सी होगी आपकी, वो जो सबसे ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट बनाएगी। तो अगर आप देखो, अगर मुझे ये वाला पाथ फॉलो करना है, ऐसा सिंपली समझो कि आप मुझे यहाँ से चल के जाना है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है, तो ये वाला रास्ता मेरे लिए क्या है, छोटा है, ये वाला रास्ता मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो सबसे जल्दी हम किस रास्ते को पकड़ के प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, तो सबसे छोटा रास्ता ये वाला है। तो जो सबसे छोटा वाला रास्ता होता है वही आपका सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है। सबसे जल्दी और सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट वाली,
तो ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, एंड देन सेकेंड, एंड देन थर्ड। अब बताना है आपको कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस ग्राफ के लिए होगा, ठीक है, किस वाले ग्राफ के लिए सबसे ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसके लिए तो रेट सबसे कम होगा, मतलब वो सबसे स्लो प्रोसीड करेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा, थर्ड वाले की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन तो आपका फर्स्ट वाला करेगा, देन सेकेंड, एंड देन, इसको यहाँ पे फर्स्ट कर लो, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं, आपको ये एग्जाम्पल है जिसमें बताना है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ना कॉमन पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश किया करो, और कितना डिग्री का हैलाइड है, ठीक है। तो सभी क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और उससे कितना कार्बन लगा हुआ है, जस्ट एक कार्बन लगा हुआ है। तो सभी क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है। और इसमें कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट सभी के लिए कॉमन है, ओके। NO2 कैसा इफेक्ट डालता है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है ना, तो NO2 कैसा इफेक्ट डालता है, -I और -R वाला। अब आपके OMe कैसा है, -I और +R वाला। मिथाइल कैसा है, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, ओके, यहाँ तो हाइड्रोजन अटैच है। तो सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन में जो हम चीजें चेक करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कौन स्टेबलाइज करेगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वही क्या होगा, जल्दी रिएक्शन देगा। तो स्टेबल वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, NO2 है। तो इसका मतलब ए क्या करेगा, ए तो सबसे पहले रिएक्शन दे देगा, ठीक है, ए तो पहले दे देगा। अब आते हैं सी, तो नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे बी में देखो तो ये +R से दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये भी नहीं। अब आते हैं डी में, तो इसमें तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, ना +I वाला ना +R वाला, तो डी को रखेंगे। अब आते हैं बी और सी में, तो ये भी दे रहा है और आपका बी वाला भी दे रहा है और सी वाला भी दे रहा है। ये कहाँ से दे रहा है, ये आपके +R से दे रहा है और ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो चलो ये वाला हटाते हैं अभी, ठीक है, ये वाला फॉर ए मिनट हटाते हैं। इनमें जो कॉमन है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट -I का और यहाँ क्या है, +I का है, ओके। तो यहाँ पे ये -I से है और ये तो दे रहा है, तो इसका मतलब बी वाला क्या करेगा, एटलीस्ट थोड़ा तो स्टेबलाइज करेगा अपने इंडक्टिव इफेक्ट से। तो बी, एंड एट लास्ट इट विल बी सी। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड वाले केस में NO2 है, अगेन -M -I लगाएगा। OMe है तो केवल -I ही होगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि +R मैम ने क्यों नहीं कहा, ठीक है। तो +R इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन बैठा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपका ये था ना, पाई स्टार, ठीक है। यहाँ तो पाई स्टार में जा रहे थे, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ना ही एम्प्टी p ऑर्बिटल ना एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देने का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे -I है और यहाँ +I है। अब आते हैं सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, तो अगेन ए वाला करेगा क्योंकि NO2 है। अब आते हैं बी और सी में, ठीक है, किसका -I ज्यादा है, तो -I आपके CF3 वाले का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OMe, ठीक है। CF3 वाले का फ्लोरीन से भी इवन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन से तो हो गई। तो सबसे ज्यादा किसके लिए हो जाएगा, सी के लिए, एंड एट लास्ट बी, एंड देन डी। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो आप, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, SN2 में, ओके। तो सभी के केस में CH2Br, 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 CH2Br ये कॉमन हो गया। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग दी हुई है, यहाँ पे कार्बोनिल दिया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, चलो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, ये देखो ये लगा है कार्बोनिल। यहाँ पे इसे क्या मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा C+1BC, ठीक है। इसका तो पाई स्टार C+1C वाला मिलेगा और इसका तो पाई स्टार C+1O वाला मिलेगा। बेटर कौन सा है, पाई स्टार C+1
O वाला, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा, है ना। उसका पाई स्टार की एनर्जी क्या है, कम है, इसी वजह से सबसे ज्यादा तो ट्रांजिशन स्टेट को जो स्टेबलाइज करेगा वो तो हो जाएगा आपका सी। ओके, एंड देन कौन आएगा, डी। उसके बाद कौन आएगा, बी। नहीं, ए आएगा और उसके बाद आएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट है ना, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है और यहाँ पे कम स्टेरिक क्राउडिंग है। ओके, अब आते हैं फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस में मैंने यहाँ कॉमन पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल ये हाइड्रोजन है, ये CH2 एज्यूम कर लो। अब आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज अगेन कार्बोनिल वाला करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लगा दो ई। ओके, अब आते हैं बी और ए में, है ना, क्योंकि यहीं पे क्या है, ई बी और ए में ही पाई स्टार की बात हो रही है। पीएच क्या है, बीएच इज और फिनाइल, ठीक है, ये है, ठीक। तो यहाँ पे पाई स्टार है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीन तीन बेसिकली पाई बॉन्ड है और यहाँ पे तो केवल एक पाई बॉन्ड है। तो थोड़ा बेटर क्या होगा, बी तो होगा। ओके, अब ए सी और डी में देखते हैं। देखो बेटा, ए और सी के केस में ना होना तो चाहिए ए वाला पहले, ठीक है। बट ए और सी में आपका सी वाला ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि ए और सी में आपका सी वाला जो है वो ज्यादा SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, ठीक है। इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसके बाद सी आएगा एंड देन आएगा ए। होना तो चाहिए था कि ये पाई स्टार है तो ये बेटर एक्सेप्टर है, और ये तो केवल सिग्मा स्टार है, ठीक है, सिग्मा स्टार से स्टेबलाइज कर रहा है, तो बेटर तो वही है। बट ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, डी, ठीक है। अब चलते हैं न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो चार्ज्ड वाला होता है, ठीक है। तो अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से रिएक्शन देगा, मतलब ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। तो अगर यहाँ पे देखो PHSH NaOH दिया हुआ है, तो PHSH क्या है बेसिकली, और PHSH कुछ नहीं है, आपका थायोफिनॉल है। और NaOH से रिएक्शन करा तो क्या बना लेगा, PHS माइनस प्लस H2O, और ये हो गया Na प्लस, उसको कॉन्जुगेट पार्ट। देखो, जब शेयरिंग की बात आएगी तो आपका चार्ज वाला, हम ये जीओसी में देख के आ चुके हैं कि जो चार्ज वाला होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू योर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हम देख के आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि K1 की रेट जो होगी, मतलब K1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू K2, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है इन द केस ऑफ SN2। अब लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। लिविंग ग्रुप तो वही है जो हम जनरल केस में पढ़ते हैं कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप जो है वो आपका, मान लो अगर हेलोजेंस है तो आयोडीन जो है वो जल्दी लीव करेगा एज कम्पेयर टू योर फ्लोरीन। अब आते हैं सॉल्वेंट पे। जो सॉल्वेंट फेवरेबल है SN2 रिएक्शन के लिए वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें आपका आता है एसीटोन, DMSO और DMF। एप्रोटिक क्या होता है बेटा, एप्रोटिक सिंपली, देखो पोलर तो मतलब समझ में आ रहा है कि वहां पे चार्ज सेपरेशन है, मतलब वहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव तो होगा, लेकिन यहाँ से ना H नहीं डेराइव होगा, ठीक है। H बेसिकली किसी से बॉन्ड ना दिखा सके, वहां पे हम कहते हैं कि वो एप्रोटिक है, ठीक है। सिंपल टर्म से कहते हैं H नहीं डेराइव हो, तो वहां से उसे एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो एसीटोन है, DMSO है, DMF है, दीज ऑल आर योर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके हैलोजेंस वाले हैं, ठीक है, फ्लोराइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो उस केस में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो आपके हैलोजन में आयोडीन होगा, और सबसे जो पुअर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखेगा वो आपका फ्लोरीन रखेगा इन द केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब आते हैं ऐसा क्यों,
ये तो हम जनरल केस भी पढ़ के आ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी इसकी वाले की आयोडीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर फ्लोरीन के, क्योंकि इसका आपका चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। ये तो हम जनरल केस में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए है तब भी ये केस फॉलो कर रहा है, तो वो देखते हैं कैसे। तो रीजन इसमें क्या है? तो रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की पहले तो साइज छोटी, चार्ज ज्यादा। तो जो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हो तो उस केस में क्या है, वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। आपने अल्कोहल लिया हुआ है यहाँ पे, तो H क्या कर रहा है, बेसिकली इससे इंटरेक्शन दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ओके, उसी तरीके से आते हैं आयोडीन को देखने। तो जब आयोडीन का देखा तो आयोडीन की साइज क्या है, बड़ी। चार्ज जो है वो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। साइज जो है वो ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है। तो सॉल्वेशन इतना बड़ा सा है, तो एकदम ऐसे दूर दूर से तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पोलराइज रहेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से जाएगा, ये अटैक कर लेगा। जबकि फ्लोरीन क्या है, छोटे से साइज का, सब इसको जकड़ रखे हैं। जो छोटे से साइज का, जब ये दिख ही नहीं रहा है आपके इस सबस्ट्रेट को, तो ये रिएक्शन कैसे करने जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, जब आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जब हमने न्यूक्लियोफाइल अगेन यही रखा है हाइड्रोजन वाले, तो उस केस में फ्लोरीन ने ज्यादा इफेक्ट दिखाया, मतलब फ्लोरीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक निकला। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इस वजह से, क्योंकि जब आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, आपके लोन पेयर अवेलेबल है और यहाँ फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो डीएमएसओ में भी इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगा, रिपल्शन, कसके रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। और ये रिपल्शन से बचने के लिए बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अटैक कर दूंगा। तो आपकी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन से क्या हो गया, ये बच गया। तो टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, फ्लोरीन अटैक फास्ट। अब देखते हैं ये रिएक्शन के लिए आपको बताना है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसके केस में कुछ न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको दिए गए हैं, नीचे प्रेजेंटेड है। तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर वाले हैं आपके नाइट्रोजन के, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, तो नाइट्रोजन कहीं कहीं पे आपका साइक्लिक कंपाउंड बनाया हुआ है और कहीं पे ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर में होता है तो वो इन्वर्जन शो करता है। ठीक है, ओपन फॉर्म में होता है तो इन्वर्जन शो करता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है तो इन्वर्जन नहीं शो करता है। अब वो समझ लेते हैं क्या होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो वॉल्डेन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, लिख लो आप अम्ब्रेला इन्वर्जन, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। अम्ब्रेला इन्वर्जन या नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो आपका जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके लोन पे, तो अभी ये फिलहाल हाइड्रोजन जो है वो एक ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला आपकी तरफ हाइड्रोजन आ रहा है और ये एक हाइड्रोजन मान लो पीछे की तरफ है और ये प्लेन में है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ऐसा ऐसा ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। ठीक है, आई कैन नॉट यू नो, और ये थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल सा बनाया हुआ है और ऊपर इसके ये लोन पेयर है। ओके, अब ये इस फॉर्म पे है, तो क्या करता है ना, ये फ्लिपिंग शो करता है। जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अभी अप साइड पे हैं, ये इस तरीके से अपने आप मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं बेसिकली। तो ये जो हाइड्रोजन्स है ना, ये हाइड्रोजन अभी पिरामिडल शेप में है, ये क्या हो जाते हैं, प्लेनर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लेनर हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो लोन पेयर है वो काफी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के क्लोज आ जाता है और ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लिपिंग हो रही। ठीक है, फ्लिपिंग हो रही, और इसी फ्लिपिंग को या इन्वर्जन को, जो लोन पेयर का इन्वर्जन हो रहा है, अभी ये ऊपर साइड पे था, फिर ये बॉटम साइड पे आ गया, हाइड्रोजन्स जो है वो बॉटम साइड पे थे वो अप साइड पे चले गए। इस तरीके के इफेक्ट को अम्ब्रेला इन्वर्जन या नाइट्रोजन इन्वर्जन कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये वॉल्डेन इन्वर्जन नाम से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये जब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने गया, मतलब मान लो कोई पॉजिटिव सेंटर है, वहां से ये
वहां किसी पॉजिटिव सेंटर ने देखा कि अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी देखा कि अच्छा ठीक है पॉजिटिव सेंटर है, चलो यार मैं चलता हूँ बॉन्ड बनाने के लिए धीरे धीरे। जैसे ही बनाने के लिए गया तुरंत ही लोन पेयर जाके अंदर घुस गए, ठीक है, न्यूक्लियस के क्लोज हो गए। अब ये इस स्टेज में तो अब तो देगा नहीं, अब ये पहुंच गए बॉटम साइड पे। तो अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से जो आपके डोनर एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। डोनर एबिलिटी डिक्रीजेस, ओके, बिकॉज ऑफ अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो यहाँ देखते हैं, तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ होगा अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये भी ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी होगा अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब देखो बी सी डी में देखते हैं, ओके, तीनों ही क्या है आपके रिंग स्ट्रक्चर हैं। वो रिंग स्ट्रक्चर में वॉल्डेन इन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। जब भी आपके नाइट्रोजन जो है वो रिंग का पार्ट होता है तो वहाँ वॉल्डेन इन्वर्जन देखने को या अम्ब्रेला इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है, ओके। बाई साइक्लिक कंपाउंड है बी और सी, और जबकि डी आपका कैसा है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, ओके। तो अगर मोनोसाइक्लिक है तो उसमें रिजिडिटी जो है वो कम है, मतलब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ओके। मतलब ये है कि डी वाला लेस अवेलेबल है, कह सकते हैं। बी और सी जो है वो आपका बहुत ज्यादा रिजिड सिस्टम है, और इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ अम्ब्रेला इन्वर्जन हो सके। डी के केस में फिर भी हम कह सकते हैं कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे भी होगा नहीं। बट अगर देखिए बी और सी जो है वो ज्यादा आपका रिजिड सिस्टम है, डी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। तो अब आते हैं बी और सी में, कि मतलब बी और सी ही आपका ज्यादा बेसिक होगा या ज्यादा SN2 रिएक्शन दिखाएगा, फास्ट न्यूक्लियोफाइल। तो बी और सी में देखो, यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, ये अटैक तो करना चाहता है बट क्या कर रहा है, क्राउडिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, लेस अवेलेबल करेगा इस लोन पेयर को। तो बी वाला तो आपका बेटर होगा ओवर सी, एंड देन आपका क्या आएगा, डी। अब आते हैं ए और ई में। ई वाला क्या है, ई में बेसिकली CH2CH3 है, और ए में केवल CH3 है। तो आप ही देखो स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ पे ज्यादा है, तो CH2CH3, और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है, मतलब CH2, और ये भी CH2, और इसमें केवल हाइड्रोजन और इसमें मिथाइल है। तो क्राउडिंग अगेन आपके ई वाले में ज्यादा है, इसी वजह से ए क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ई। अब आते हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन बेसिकली कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा जो सबसे बेटर SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो इसमें यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे भी स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है। तो सबसे बेटर कौन सा हो जाएगा, सबसे बेटर जो होगा ए बी सी और डी में सबसे बेटर होगा आपका ए, एंड देन आएगा बी, और सी वाला आइसोप्रोपाइल और इथाइल है, तो इथाइल वाला को पहले करो फिर करो सी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो SN2 रिएक्शन इन साइक्लिक सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। उस पे हमारा डिटेल डिस्कशन होगा। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। गिव इट अ लाइक इफ यू लाइक इट, and subscribe for such more videos. Thank you so much for watching.